नमस्कार दोस्तों, एचपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हैं। हर एक सेक्शन से क्वेश्चन कवर करने की हमने कोशिश की है। डेफिनेटली यहाँ से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। वीडियो को आपने पूरा देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला है दो संख्याएँ हैं, उनका योग 22 है और उनका अंतर 14 दिया हुआ है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो दो संख्याएँ हमें पता तो है नहीं, एक संख्या हम अगर ए मान लें, दूसरी हम अगर बी मान लें, तो दोनों का योग आपको दे रखा है कितना, 22। ठीक है, और इनका अंतर जो है ये आपको दे रखा है कितना, 14। ठीक है, तो यहाँ से दो लीनियर इक्वेशंस हमें मिल गई। अब क्या करें, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो बी प्लस का माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a। ठीक है, और दूसरी तरफ 22 प्लस 14 कितने हो जाएंगे, 36। ठीक है, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको कितनी, 36/2 18। तो एक संख्या आपको मिल गई 18। दूसरी संख्या आपने निकालनी है, तो ये जो दो लीनियर इक्वेशन है इनमें से किसी एक में आप ए की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये जो पहली लीनियर इक्वेशन है इसमें हम ए की वैल्यू 18 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ए की जगह 18 लिख दो प्लस बी इक्वल टू 22। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको। 18 को दूसरी तरफ ले जाओ तो 22 माइनस 18 4 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या भी आपको मिल गई 4, पहली संख्या आपको मिल गई 18। दोनों का आपको गुणनफल पूछा है, तो 18 गुना 4 करोगे तो 72 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही बन जाएगा। ठीक हो गया, आसान सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें आपको बोर्ड मास लगाना है। ठीक है, तो बोर्ड मास का रूल तो आपको सबको पता ही है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट ओपन करना पड़ती है। तो स्टेप बाय स्टेप देखो, इसको करते हैं हम। 48 डिवाइड बाय 12 इंटू, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे 9 माइनस 8 1 आ जाएगा, प्लस ये 3 का स्क्वायर लिखा है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 10। उसके बाद हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो 48 को 12 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, इंटू 1 प्लस 9 माइनस 10। डिवाइड के बाद हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 10। मल्टीप्लाई के बाद एडिशन करना पड़ती है, तो 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 10। और लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ती है, तो 13 माइनस 10 करोगे 3 आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन ए जो है वो सही बन जाएगा। तो सिंपली बोर्ड मास का क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब ये एलसीएम का क्वेश्चन है। इसमें बोला है 3 घंटियाँ एक के बाद एक 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अगर वे एक साथ बजना शुरू करती हैं तो अगली बार कितने समय के बाद वे एक साथ बजेंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब 9, 12 और 15 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो ये 180 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर वो अगली बार एक साथ बजेंगी तो वो 180 मिनट के बाद बजेंगी। ठीक है, 180 मिनट मतलब 3 घंटे। तो इसमें आप ऑप्शन सी भी लगा सकते हो, ऑप्शन डी भी लगा सकते हो, क्योंकि दोनों सेम ही है। ठीक है ना, ये मिनट्स में दिया है, ये आवर्स में दिया है। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसमें बोला है अगर चीनी की कीमत 25% बढ़ जाती है तो एक हाउसवाइफ को चीनी का इस्तेमाल कितने परसेंट कम करना होगा। अब देखो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, E इज इक्वल टू पी इंटू सी। यहाँ पे E जो है वो एक्सपेंडिचर है, P प्राइस है और C क्या है, कंजप्शन। तो जो आपका खर्च है वो इक्वल होता है मूल्य इंटू खपत। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने प्राइस निकालना है तो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। ये फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है अगर चीनी का मूल्य जो है वो 25% बढ़ जाता है तो 25% का मतलब है 25/100, काटोगे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी मतलब बिफोर और ए मतलब आफ्टर। तो यहाँ प्राइस की बात कर रहे हैं, तो जो डिनोमिनेटर में 4 है वो पहले वाला प्राइस है, कितना है 4, और जो न्यूमरेटर में 1 है वो प्राइस में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो अगर पहले प्राइस 4 था, एक प्राइस में बढ़ोतरी हो गई तो नया प्राइस कितना हो गया, 5 ही हुआ। तो प्राइस की रेशो कितनी आ गई, 4:5। ठीक है, फॉर्मूले पे आ जाओ। एक्सपेंडिचर जो है क्या रखना है, उसको सेम रखना है। एक्सपेंडिचर उसको बढ़ाना नहीं है, खर्च नहीं बढ़ाना है उसको।
तो जो प्राइस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन के, यानी अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत आपकी कम होगी, और अगर मूल्य कम होगा तो खपत ज़्यादा होगी। तो प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। ठीक है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। ठीक है, तो अगर प्राइस की रेशो 4:5 है तो जो आपका कंजप्शन है वो 5:4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, तो कंजप्शन पहले कितनी थी, 5 थी, बाद में कितनी हो गई, 4 हो गई। तो कंजप्शन में कमी कितने की आई, कमी तो निकालनी है आपको कि कंजप्शन में कितनी कमी करना पड़ेगी उसको। तो देखो कंजप्शन में कमी कितने की आई, 1 की कमी आई, 5 से 4 हुई ना, 1 की कमी आई। तो इनिशियल कंजप्शन तो 5 ही थी उसकी, परसेंटेज में आपको आंसर निकालना है, मल्टीप्लाई 100 कर दो तो ये कट जाएगा, 20 आ जाएगा। तो उसको कंजप्शन जो है वो 20% कम करना पड़ेगी। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ऑप्शन ए आपका सही बन जाएगा यहाँ से। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन आ गया। इसमें बोले एक आदमी ने एक घड़ी 720 रुपये में 25% के नुकसान पर बेची। 25% का फ़ायदा पाने के लिए उसे इसे कितने में बेचना चाहिए। तो देखो पहले उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है, 25% का। अब 25% का मतलब 25/100 काटोगे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, रेशो मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। डिनोमिनेटर में 4 जो है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस की रेशो, तो कॉस्ट प्राइस की रेशो आ गई 4। न्यूमरेटर में 1 जो है वो क्या है, लॉस है। तो अगर कॉस्ट प्राइस की रेशो 4 है, 1 का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस की रेशो 3 ही आएगी। ठीक है, बाद में उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कितने का चाहिए, 25% का ही चाहिए। अब 25% का मतलब फिर से कितना आ गया, 1/4 आ गया। डिनोमिनेटर में 4 जो है वो कॉस्ट प्राइस की रेशो होती है, और न्यूमरेटर में अब जो 1 है वो क्या है, प्रॉफिट है। तो अगर कॉस्ट प्राइस की रेशो 4 है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है अब, तो सेलिंग प्राइस की रेशो कितनी बन जाएगी, 4 + 1 5 बन जाएगी। ठीक है, अब इनिशियल स्टेज पे अगर हम बात करें तो उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो जब उसको लॉस हुआ तो रेशो में सेलिंग प्राइस कितना है, 3 है, और एक्चुअल में कितना है, 720 रुपये। इसका मतलब 3 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 720 रुपये। ठीक है, और 1 रेशो की वैल्यू अगर आपने यहाँ से निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, 720/3 240 रुपये। ठीक है, आपको बाद वाला सेलिंग प्राइस निकालना है जब उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो जब उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस की रेशो कितनी है, 5। तो 5 रेशो की वैल्यू तो निकालनी है आपको। तो 1 रेशो की वैल्यू आ गई आपके पास 240 रुपये। तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 240 × 5 तो 1200 रुपये। तो इसका मतलब उसे 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए घड़ी 1200 रुपये में बेचनी पड़ेगी। ऑप्शन बी आपका सही बन जाएगा। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि राम और श्याम की उम्र का अनुपात 4:5 है। 5 साल पहले अनुपात 3:4 था, तो उनकी वर्तमान उम्र का जोड़ पता करें। तो पहले हम लिख लेते हैं 5 ईयर एगो। ये 5 ईयर एगो को मैं 5/a लिख रहा हूँ, और यहाँ मैंने राम को R से डिनोट कर लिया और श्याम को S से डिनोट कर लिया। तो 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:4। मतलब राम की आयु का अनुपात 3 है, श्याम की आयु का अनुपात 4 है। ये 5 साल पहले की बात हो रही है। और अगर बात करें प्रेजेंट रेशो की, यहाँ P फॉर प्रेजेंट है। प्रेजेंट रेशो का अनुपात कितना है, 4:5। तो ये राम की आयु का अनुपात 4 है और श्याम की आयु का अनुपात कितना है, 5 है। अभी की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो 5 साल पहले राम की आयु का अनुपात 3 और अभी 4 है। ठीक है, तो इसके अनुपात में कितने की बढ़ोतरी हुई, 1 की बढ़ोतरी हुई। दूसरी तरफ देखो 5 साल पहले श्याम की आयु का अनुपात कितना है, 4, और 5 साल बाद यानी अभी कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 साल बाद श्याम की आयु में रेशो में कितनी बढ़ोतरी हुई, यहाँ भी 1 की बढ़ोतरी हुई, यहाँ भी 1 की बढ़ोतरी हुई रेशो में, और एक्चुअल में कितनी हुई, 5 साल। ठीक है ना, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से,
5 साल ही तो आ जाएगी, 5 ईयर। तो हमें राम और श्याम की प्रेजेंट एजिस चाहिए, उसके बाद हम उनकी एजिस का सम निकालेंगे। तो राम की एजिस की रेशो कितनी है, 4 है। तो एक रेशो की वैल्यू 5 साल, 4 रेशो की वैल्यू 20 साल। इसका मतलब राम की प्रेजेंट एज जो है वो कितनी आ जाएगी, 20 ईयर्स। ठीक है, इसी तरह से शाम की जो प्रेजेंट एज की रेशो है वो कितनी है, 5। तो एक रेशो की वैल्यू हमारे पास 5 साल है, 5 रेशो की वैल्यू 5 गुना 5 25 साल। तो जो शाम की प्रेजेंट एज है वो कितनी आ जाएगी, 25 साल। ठीक है, दोनों की एजिस का आपको सम पूछा है, 20 + 25 करोगे 45 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही बन जाएगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देख, अब ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें बोला है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, तो ठीक है लिख लिया हमने। और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ये भी लिख लिया। अगर वे 4 दिन साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचा है। अब देखो, सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना पड़ता है। अब टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे। 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 36। तो ये 36 क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। उसके बाद हम ए की एफिशिएंसी निकालेंगे और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन टाइम। अब ए जो है एक काम को 12 दिन में ख़त्म करता है, तो ए का टाइम हो गया 12 दिन में ख़त्म कर रहा है ना। तो ए की एफिशिएंसी हमें निकालनी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, तो 36/12, 3 एफिशिएंसी ए की आ जाएगी। एफिशिएंसी 3 ए की आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो एक दिन में 3 काम कर सकता है। इसी तरह से हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, 36/18, 2 एफिशिएंसी आ जाएगी बी की। इसका मतलब बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। ठीक है, और दोनों मिल के अगर काम करें तो 3 + 2 5, दोनों मिल के एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है दोनों ने मिल के 4 दिन तक काम किया, तो एक दिन में वो दोनों मिल के 5 काम कर सकते हैं। तो 4 दिन में कितना काम कर लेंगे वो, 5 गुना 4 20 काम कर लेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो 4 दिनों में कितना काम कर लेंगे वो, 20 काम। ठीक हो गया। तो अगर 20 काम उन्होंने कर लिया तो काम बचा कितना, वर्क लेफ्ट। तो काम टोटल था कितना, 36 में से अगर उन्होंने 20 कर लिया तो बचा 16। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, कितना हिस्सा काम का बचा है। तो टोटल काम कितना था, 36 था, 36 में से बचा कितना है, 16। तो ये फ्रैक्शन तो निकालना था आपको, बचे हुए काम का हिस्सा आपको निकालना था। तो 16/36 काम बचा आपका। तो ये 4 से कट जाएंगे, 4 4 द 16 और 4 9 द 36। तो 4/9 काम जो है वो बच गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही बन जाएगा आपका। ठीक हो गया। अब इसमें बोला है 140 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखो, सबसे पहले तो आपको जो आंसर है वो सेकंड में निकालना है। तो ट्रेन की स्पीड जो है वो km/h में दी है, इसको हमें सबसे पहले मीटर/सेकंड में चेंज करना है। तो km/h को मीटर/सेकंड में कैसे चेंज करोगे आप, तो 60 km/h आपको दे के रखा है। तो इसको जब आप मीटर/सेकंड में चेंज करोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ये मीटर/सेकंड में चेंज हो जाती है स्पीड। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा काट लो, तो ये 6 से कटेंगे, 6 3 18 हो जाएगा, और 6 को 10 से करेंगे 60 आ जाएगा, 10 को 5 से करेंगे 50/3। तो ये आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई मीटर/सेकंड में। अब बोला है कि 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन कितना समय लेगी, टाइम निकालना है आपको। आप देखो, ट्रेन को प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए एक तो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो तो क्रॉस करना पड़ेगी ही, साथ में उसको अपनी लेंथ भी तो क्रॉस करना पड़ेगी। ठीक है, तो जो टोटल लेंथ ट्रेन को क्रॉस करना पड़ेगी वो कितनी होगी, 140 जो ट्रेन की अपनी लेंथ है, और 160
जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 300 मीटर। ठीक है, इतनी लेंथ या बोल सकते हैं इतना डिस्टेंस ट्रेन को कवर करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया, टाइम निकालना है हमें, स्पीड भी हमें पता है 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 300 है और स्पीड कितनी है 50/3। 3 जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड में आएगा। 50 से ये 300 कटेगा 6 बार और 6 गुना 3 18 सेकेंड। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन को 18 सेकेंड लगेंगे। ऑप्शन बी आपका सही बन जाएगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देख, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें बोला है किस वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। अब राशि 8 वर्षों में क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। अगर मान लो इनिशियल राशि मतलब जो प्रिंसिपल है वो हमारा x है, तो 8 वर्षों के बाद हमें जो अमाउंट मिलेगा, मूलधन मिलेगा, वो डबल मिलेगा। तो x का डबल करोगे 2x हो जाएगा। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिला वो कितना मिला, x ही मिला। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल x था, अमाउंट 2x, तो 2x माइनस x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, x। ठीक है ना। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बटा 100। तो यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास x है, इक्वल टू x किसके इक्वल होगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, x ही है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, इंटू टाइम दिया है 8 ईयर्स। ठीक है, अपॉन आ जाएगा आपका 100। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में यहाँ 1 बचेगा। 100 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट साइड में क्या होगा 8 इंटू आर। हमें तो r निकालना है, तो कितना हो जाएगा 100/8%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये। तो इसको काटोगे कितना आ जाएगा ये, तो ये 12.5% आ जाएगा। तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8 सालों में कोई राशि दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन सी जो है वो सही बन जाएगा आपका। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर निर्मित किए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लो एक हमारे पास ये वर्ग है, स्क्वायर है। ठीक है, अब इसकी साइड आपको दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि इस 14 सेंटीमीटर वाले वर्ग के अंदर जो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा उसका एरिया क्या होगा। अब देखो, इस वर्ग के अंदर जो सबसे बड़ा सर्कल हम बना सकेंगे उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इस वर्ग के अंदर जो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा, इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा, जो इस स्क्वायर की साइड होगी, और स्क्वायर की साइड क्या है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसके अंदर जो सबसे बड़ा सर्कल बन रहा है उसका डायमीटर भी 14 सेंटीमीटर ही होगा। तो अगर सर्कल का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो रेडियस आपको मिल गया 7 सेंटीमीटर। एरिया सर्कल का आप निकाल सकते हो, क्या फॉर्मूला होता है, πr²। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 इंटू 7 करोगे कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका ए जो है वो सही बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।